जायज है, लेकिन नफरती बोल, भड़काऊ बयान, हिंसा के लिए उकसावे की रणनीति बिल्कुल मंजूर नहीं। 20 साल बाद ही सही, भाई भाई साथ खाए तो उन्हें भाईचारे की बोली बोली चाहिए, न कि भड़काने या उकसाने की। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार की नाक के नीचे इतना सब कुछ होता रहा और सरकार अब तक खामोश है। कार्यकर्ताओं को खुलेआम गुंडागर्दी की खुली छूट देने वाले, मराठी न बोलने पर गैर मराठियों से, उत्तर भारतीयों से मारपीट की आज़ादी देने वाले ठाकरे पर फडणवीस की सरकार इतना खामोश क्यों? महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार चला रहे हैं या फिर ठाकरे? महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाए या न पढ़ाई जाए, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर पिटाई की जाए, क्या ये सही है? विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो उस अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये, आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। नेता का एक इशारा भर ही उनके कार्यकर्ताओं के लिए काफी होता है, लेकिन सोचिए, यहाँ तो उद्धव ठाकरे खुलेआम न सिर्फ गुंडागर्दी पर उतारू हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी गुंडागर्दी की खुली छूट दे रहे हैं। भले ही सियासी मजबूरी ही दोनों भाइयों के एक होने की वजह बनी हो, लेकिन सिर्फ सियासी फायदे के लिए बांटने, मारने, काटने की इनकी राजनीति समाज के लिए खतरनाक है। उद्धव और राज का ये भड़काऊ बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने भाषा के नाम पर गुंडागर्दी को बर्दाश्त न करने की बात कही थी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। सवाल है कि मुख्यमंत्री फडणवीस का सिर्फ बयान देना ही काफी है? उनके बयान के बाद या कहें सरकार के हिदायत देने के बाद भी अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गुंडागर्दी की बात करते हैं खुली सभा में, जहां हजारों की संख्या में उनके समर्थक हैं, तो क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है? क्या ये महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ बुरे बर्ताव
मारपीट के लिए भड़काने, उकसाने वाला बयान नहीं है? अगर नहीं है तो फिर किसी को भी कुछ भी कहने की छूट होनी चाहिए। बोलने की आजादी का मौलिक अधिकार सबको है, फिर तो सभी लोगों को जुबानी तलवारबाजी करने का अधिकार होना चाहिए। फिर भाषा की मर्यादा टूटती हो, खत्म होती हो तो हो, लेकिन अगर ये भड़काऊ बयान है, सामाजिक भाईचारे के खिलाफ है, तो फिर फडणवीस सरकार ने पिछले 2 दिनों में क्या किया? क्या ठाकरे बंधुओं का गैर मराठियों को पीटने की बात भड़काऊ बयान नहीं है? खुलेआम गुंडागर्दी की बात करना क्या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं है? क्या ठाकरे ब्रदर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई? महाराष्ट्र, खासतौर पर मुंबई में मराठी गैर मराठी के नाम पर राजनीति एमएनएस का आधार रही है। इसी के बूते राज ठाकरे मराठी वोटों को हासिल करते आए हैं, लेकिन राज ठाकरे की इस सियासत को मुंबई के लोग भी जान गए हैं। अब तो एमएनएस के गुंडों का साफ साफ विरोध भी करने लगे हैं। महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मैं हूँ। निघायचं मेरा खुद आता का घर इकडनं है। इकडनं निघायचं मेरा खुद का महाराष्ट्रातून घर है। महाराष्ट्रातून मैं मेरी निघायचं मर्जी से रहती क्यों? हूँ। मेरे खुद का घर है। किधर का मेरा खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गांव कहीं का भी हाँ, है। फिर? मेरा गांव कहीं मराठी का में भी बात है। करने का? मैं करूंगी। मराठी क्या में बात कर- करोगे? क्या मैं कोई भी करोगे? भाषा से बात करूँ, मेरा जबान मेरी मर्जी। मुंबई में रहने वाले लोग राज ठाकरे की सोच के बिल्कुल खिलाफ हैं। ठाकरे बंधुओं से ऐसी सियासत न करने की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं राज ठाकरे साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आप इस बात को कह रहे हैं कि जो है, अभी मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उतनी अच्छी मराठी नहीं बोल सकता। अच्छा, मेरे जब स्कूलिंग थी तो मराठी थी भी नहीं, लेकिन मैं चूँकि ऑफिस में काम किया, हमने सीखी भी ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते मराठी। तो शिवसेना को चाहिए कि मराठी क्लासेस का इंतज़ाम करें और मुसलमानों को भी और उनमें भी गैर भाषी जो लोग हैं उनको ये सिखाई जाए मराठी, तो एक बेहतर चीज़ होगी। नितेश राणे जी को इस्लामिक फोबिया हो गया है। वो हर बात को नफरत के नज़रिए से, नफरत के चश्मे से देखते हैं। वो 2 समाज के बीच में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए, वो एक आमदार है और महाराष्ट्र के मंत्री है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस जी जो चीफ मिनिस्टर है, उन्हें उनको थोड़ी समझ देनी चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें जिससे 2 समाज के बीच में नफरत पैदा होगी। और नितेश राणे जी को मैं खुद दावत दूंगा कि आप आए, नागपाड़ा आए, मोहम्मद अली रोड आए और हम उनका बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान करेंगे। देखिए सर, बात भाषा की थी और ये लोग में आपसी में ये नाराजगी हुई है। मगर नीतीश भाई जो हैं मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने रुख बदल के हिंदू मुसलमान की कॉपी करने की कोशिश की, दाढ़ी और ये मोहल्ला कमेटी, ये इधर सर ये हमारे इलाके की। मैं ज़्यादा ना कहते हुए नीतीश भाई से कहूँगा कि एक भाषा और भी होती है जिसका असर दिल पर होता है, वो होती है मोहब्बत की भाषा। आप करके देखिए। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं।
रिपोर्ट इंडिया न्यूज। आपने इस पूरी कहानी के जरिए समझा महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा की तरफ जा रही है। हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए कि मनपा के चुनाव आ रहे हैं, यानी बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, और बीएमसी के चुनाव में अपना जोर, अपना एकाधिकार साबित करने के लिए हर दल कोशिश करता है। इस पर भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं, क्या इस सब के चलते इस विवाद को तो नहीं भड़काया गया, लेकिन क्योंकि शिवसेना और एमएनएस की ये राजनीति का तरीका रहा है मराठी मानुस, मराठी भाषा को लेकर, तो इसे नया भी नहीं माना जा सकता। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह यादव जुड़ रहे हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महेश वर्मा मेरे साथ बीजेपी के नेता जुड़ रहे हैं, राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ पीयूष पंत जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम भाई, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि आप शिवसेना यूबीटी से जुड़े हुए हैं और आप इस मुद्दे को कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से शुरुआत में हमारे दर्शकों के लिए रख पाएंगे। मैं इस बारे में तो जानना ही नहीं चाहता कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये शिवसेना या एमएनएस की राजनीति है या नहीं है। राजनीति में मुद्दों को अपनी सहूलियत के हिसाब से सामने रखा जाता है, जनता तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जो कुछ विजय रैली में कहा गया, मेरा मानना है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इतने बड़े नेता हैं कि अगर वो स्पष्ट तौर पर भी कुछ ना कहें, उनके इशारे को उनका कार्यकर्ता समझता है और पकड़ता भी है। कार्यकर्ताओं को नेता का इशारा काफी होता है। क्या हिंसा करना या हिंसा के लिए उकसाना कानूनन अपराध है? ये हमारी राजनीतिक पार्टियां भूल गई हैं विक्रम भाई। राजीव जी, देखिए, हमारे जितने भी राज्य हैं सारे भाषा के आधार पे बने हुए हैं। अगर वहां पे आप किसी जबरदस्ती कोई और भाषा थोपते हो छोटे बच्चों पे, पहली से 5वीं तक आप अगर 3-3 भाषा अगर वो कर देंगे तो बच्चों के ऊपर एक बोझ ही आप बाद में भी कर सकते हो। और अगर आपको इतना ही करता है, जैसे इतना ही दिल करता है आपका, तो जैसे आप और चीजों के लिए बोलते हो भाई एक देश एक कानून या एक देश एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बातें होती है, तो आप करिए ना वन नेशन वन लैंग्वेज, आप पूरे देश में लागू करिए, कौन रोक रहा है। जहां तक अगर इस तरीके की कोई वारदात होती है, किसी का आपसी क्या झगड़ा होता है और उस झगड़े के अंदर ऐसी कोई बात बोल दी जाती है और उसको अगर ये मुद्दा बना दिया जाए कि नहीं ये तो एमएनएस ने या किसी ने भी इस तरीके को किया है। आप पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक वाक्य को पूरे महाराष्ट्र से जोड़ के बोल रहे हैं। या तो अगर कोई ऊपर से आदेश हो गए हुए पूरे महाराष्ट्र में एक आंदोलन छिड़ जाए कि किस प्रकार से भाई सारे कार्यकर्ता बाहर आकर के और सड़कों पे उतर के ऐसी बातें करें, तब आप बोल सकते हो। अब किसी विवाद को आप इस तरीके से ऐसा रंग देना, भाई सरकार इनकी है, ये कार्रवाई करें। अगर ऐसा कुछ होता तो ये लाते सामने उस चीज को, भाई इसकी जड़ तक पहुंच के जांच करनी चाहिए कि भाई ये कौन थे कौन नहीं थे। जो पीड़ित थे उनको मिलना चाहिए, उनको राज ठाकरे से मिलना चाहिए, उद्धव ठाकरे से मिलना चाहिए, हमारे नेताओं से मिलना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि ये सिर्फ प्रोपगंडा है और ऐसी चीजें कर करके दूसरे को बदनाम करने वाली बात है। इसमें कहीं पे भी अगर आपको लगता है आप पूरे देश में करिए, आप पूरे देश में वन नेशन वन लैंग्वेज करिए, हिंदी पूरे देश में लागू करिए, कौन रोक रहा है। आप एक ही राज्य को टारगेट क्यों करते हो? और देखिए इसमें कहीं न कहीं सिर्फ यही चीज इसमें लगती है कि भाई किसी तरीके से जैसे किसी की संस्कृति मिटाने का काम किया जा रहा हो। जैसे पहले भी आपने देखा होगा किस प्रकार से महाराष्ट्र से सारे उद्योग धंधे, बहुत से अच्छे संस्थाएं, बहुत से बड़े बड़े कॉर्पोरेट के ऑफिस वगैरह सब गुजरात ले जाए गए। तो इससे कहीं न कहीं ये साफ लग रहा है कि भाई कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। इस प्रकार से ऐसी चीजें करके और ऐसा माहौल बना करके और टारगेट करके मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का एक षड्यंत्र है। तो इसमें महाराष्ट्र के लोगों को इसमें तो इतना तो सब में इतना तो दिमाग है, सब लोग इस चीज को तो समझेंगे ना। लेकिन कहीं पे भी अगर हिंसा होती है हम भी उसका समर्थन नहीं करते और नहीं हमने ये कहा कि कोई किसी पे भाई किसी को अगर नहीं है तो उसको मारो। हाँ ये है कि कोई महाराष्ट्र में रहता है तो सीखनी भी चाहिए, अच्छी बात है। जहां आदमी रहता है तो उसको आसानी रहती है बातचीत करने में, कोई बिजनेस भी अपना करता है तो उसके लिए आसानी होगी इसमें, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो सिर्फ यही करना था, लेकिन इसको ऐसा रंग देना ये मैं समझ रहा हूँ कि अब इनको ये लग रहा है कि भाई और कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। अब दोनों भाई एक हो गए, इनकी ताकत बढ़ती दिखी तो उसको कमजोर करने के लिए इस तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं। भाई ये कितने लोगों के साथ मिलते हैं, ये तो पीडीपी तक के साथ मिल लिए थे तब लोगों ने कुछ नहीं कहा। आप करें सब कुछ, दूसरा अगर कोई कुछ करता है तो उसके लिए आप ऐसा रंग दे देते हो। एक वाक्य पूरे महाराष्ट्र के एक वाक्य अगर हो गया तो उसको आप बड़ा ये इतना बड़ा रंग दे दोगे।
और आप ये मान लोगे कि भाई ये एक पार्टी की वो मतलब ये विचारधारा हो गई ऐसी। सही। तो ये कहीं न कहीं नहीं, इस ठीक चीज है। के पीछे जो है ना, ठीक है। सरकार इनकी है, इसकी भी जांच करके सामने ठीक है। लाए चीजों को, उन पे कार्रवाई करे। ठीक है कौन रोक यादव रहा जी, है? आप भाई ये बात सही, डबल इंजन यादव जी सरकार आप बात बोलती- सही कह रहे हैं। आपने अपने प्रवक्ता के नाते अपनी बात आपने सामने रख दी। आपने कहा दोनों भाई एक कुएं हैं, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। बहुत छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, अब दोनों एक हो गए हैं तो दोनों के काम, दोनों की सोच एक साथ आगे चलेगी। तो साथ में अगर बैठे राज ठाकरे ये कहते हैं कि अगर कोई मराठी ना बोले तो समझाओ और ना समझे नाटक करे तो कान के नीचे लगाओ, और वो चीजें दिखी भी हैं तस्वीरों में। ये एक लाइन हो सकती है, लेकिन मनसे के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा ब्रह्म वाक्य हो जाता है कि इसका इस्तेमाल वो किसी पे भी कर सकते हैं, और हुआ है। क्या आप इसको खारिज करेंगे कि ये चीज गलत है? देखिए राजीव जी, इस चीज का मतलब यही है, कुछ लोग इस चीज में ड्रामा करते हैं। जैसे अभी भी कोई ये कह रहा था कि मेरे को मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मेरे को चाहे जो मर्जी करो। तो आपको ऐसे कहने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, अगर आप जब बात हो गई कि भाई कोई नहीं बोलना चाहता तो किसी के साथ नहीं, लेकिन उसके बीच में जैसे इस तरीके के लोग सामने आते हैं। अभी एक नाम था, मैं नाम मेरे को ध्यान नहीं, वो उसने बाकायदा मीडिया के आगे आके और ऐसे वो जोर जोर से बोल रहा था कि मैं मराठी नहीं सीखूंगा, मैं मराठी नहीं सीखूं। मतलब इस तरीके की बात करने की क्या जरूरत है? भाई आप नहीं सीखे मत सीखिए, लेकिन इस तरीके का आप माहौल बना रहे हो ताकि कोई सीखना चाह रहे हो उसके लिए भी आप मतलब ये बात उसको भी ये मैसेज देना चाह रहे हो। तो मतलब ऐसे तत्व जो इस तरीके का माहौल बनाते हैं, ये जो माहौल खराब करते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं जब माहौल खराब करें तो जनता, तो फिर जनता को तो उससे के लिए नहीं, वो जनता नहीं है ना, यही तो बात है सर। आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन वो थप्पड़ मारने वाले जनता नहीं है। अगर जनता होते तो फिर पुलिस काम कर लेती। कई सवालों के साथ मैं रहूंगा, आपने अपनी बात पूरी स्पष्ट तरीके से रखी, मैं इसीलिए आपको टोकना नहीं चाहता था। लेकिन मैं रुक करूंगा। महेश वर्मा जी मेरे साथ बीजेपी नेता के तौर पर इस वक्त हैं। महेश वर्मा जी, एमएनएस हो, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपनी सोच के साथ आगे बढ़ेंगी। मुद्दा मिलेगा तो उसको जनता तक ले जाएंगी, तरीका कोई भी हो, लोकतंत्र है, अपनी बात पहुंचानी है वो तो करेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। विजय रैली में आए बयान उन्होंने सुने नहीं है क्या? देखिए राजीव जी, इस देश में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी या राजनेता ऐसा नहीं होगा जो अपने देश की या अपने प्रदेश की किसी भी जनता को आंदोलन की आग में झोंकने का काम करे, जो लोगों से ये कहे कि तुम गुंडाई करो। और वो भी ऐसा नेता, ऐसा व्यक्ति जो इसी को 2020 में पुण्य समझ के अपनाता है, स्वीकार करता है। एज ए मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे ने बकायदा एक रघुनाथ माशेलकर कमेटी बनाई और 2022 में इसी हिंदी को स्वीकार करने की उनकी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। आखिर में तब ये राज ठाकरे कहां थे? शरद पवार कहां थे? कांग्रेस ने इसको क्यों नहीं विरोध किया? कांग्रेस आज भी जो है अपने तीनों राज्यों में, जहां झारखंड सहित 4 राज्य हैं जहां पे नई शिक्षा नीति को अपनाई गई है और उसके तहत वहां शिक्षा दी जा रही है। तो सवाल यह है कि वहां क्या ये पुण्य और यहाँ क्या महापाप हो गया? और 2022 में जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के रूप में इसको स्वीकार करके लागू करने का, रघुनाथ माशेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का फरमान किया, तो क्या पुण्य था और अब क्या ये महापाप हो गया? इस प्रकार की राजनीति करने का, राजनीति चमकाने का, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को आप गुंडई पे उतारेंगे, अपनी राजनीति को में पैठ बनाने के लिए क्या आप इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे? इस तरह से हथकंडे अपना के आप किस तरह से लोगों को, किस तरह से महाराष्ट्र में आप एक वातावरण तैयार कर रहे हैं? राजनीति में आप इसलिए नहीं आए हैं। राजनीति सेवा का माध्यम है। वैकल्पिक भाषा के रूप में हिंदी का चयन करने का जो एक नीति है, जो एक कानून है, उससे किसको परहेज है? हर जगह है, हर जगह वैकल्पिक रूप से आप इसको ले या ना ले, ये किसी विद्यार्थी या किसी संस्थान के ऊपर निर्भर करता है। उसको लेकर एक फरेब करना, राजनीतिक झूठ के जरिए अपनी दोनों भाइयों की अपनी राजनीति चमकाने का जो ये आधार बनाना, लोगों की पिटाई करना, गुंडाई करना, ठुकाई करना, दुलाई करना, ये कौन से सभ्य समाज है और ये कौन से सभ्य लोग हैं? और आज इसके समर्थन में कौन खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट तक खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनेंगे इस तरह की गुंडाई करने वाले लोगों को,
कि आखिर ये है कौन। और इस तरह की नसीहत और इस तरह की फजीहत राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कई बार कोट कर चुका नहीं है। तो विक्रम सिंह यादव जी ने कहा ना अभी अपने बयान में, सरकार इनकी है, कार्रवाई करें, आप लोग कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई करने के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने चिताया है, उसके बाद अब किसी ऐसा करके दिखाए। शाब्दिक घोषणाओं से क्या होता है महेश भाई? शाब्दिक चिल्लाहट से क्या होता है? राजीव जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एफआईआर दर्ज हुआ, अरेस्टिंग हुई, लोगों की जो इसमें कसूरवार थे उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि उनके खिलाफ अब क्या होने वाला है। और आपको स्पष्ट बता दें कि ये नाटक और ये ढोंग, राजनीतिक ढोंग, ये किसी तरह से महाराष्ट्र के हित में नहीं है। और ये कौन सा मतलब मैंने जो बात आपसे कही, आज कांग्रेस और शरद पवार अपने बिल से निकल के और ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, इन लोगों ने किस तरह से जो है महाराष्ट्र और मराठी विरोधी काम किया। अरे नई शिक्षा नीति जो है 2020 में स्वीकार करने वाला महाराष्ट्र दूसरा राज्य था, पहला राज्य कर्नाटक था। 2022 में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर कैबिनेट से इस चीज का कहीं एक्सेप्ट किया गया कि हाँ जी, हिंदी तीसरी भाषा के रूप में हम स्वीकार करके लागू करने जा रहे हैं। ये घोषणा है साहब, शर्म आती है कि ये लोग मुख्यमंत्री बनके, तब ये राज ठाकरे की जुबान सिली हुई थी क्या? तब ये शरद पवार और कांग्रेस कहां थी? और आज कांग्रेस विरोध करे ना, हटाए ना अपने यहां से, एबोलिश करे उस कानून को जो कर्नाटक में लागू है, जो महाराष्ट्र, जो तेलंगाना में लागू है, जो हिमाचल में लागू है। तो आप इस तरह की राजनीति का मतलब क्या है? इस तरह की राजनीति का पर्दाफाश होना चाहिए इस देश में। आपका कहना है ये उद्धव ठाकरे जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था, स्वीकार किया था, चर्चा में आगे आएंगी ये बातें। आते हैं जो राजनीतिक राज शर्मा जी कांग्रेस से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राज शर्मा जी, विक्रम सिंह यादव ने दो बातें बहुत खास कही। एक तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है सरकार है, ये कार्रवाई करें, ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको देखें जो लोग वहां मारपीट कर रहे हैं वो कौन है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र है मुंबई के साथ। मैं ये पूछना चाहूंगा इस सवालों के जवाब के साथ कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिए हैं, क्या उन्हें भड़काने वाला या उकसाने वाला नहीं माना जाना चाहिए? देखिए राजीव भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी कोई भाषा पढ़े, कहां पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये किसी भी सरकार का व्यू नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती एजुकेशन नहीं होनी चाहिए है। हम 5 भाई हैं, 2 के अंग्रेजी में हाथ तंग है, 3 के बहुत अच्छे हैं, बहन बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है, पिताजी हिंदी हमारी पढ़ना नहीं जानते थे। तो बात इसकी नहीं है। एक सरकार का मैं बताऊं आपको, नियत देखी जाती। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुन रहा था, आप बार बार दोष दूसरे को दे। जैसे विक्रम सिंह यादव जी ने भी एक बात कही कि भाई जो कर रहा है ये सरकार का काम है एक्शन लेना। अगर कोई गलत कर रहा तो सरकार एक्शन ले, खाली कहने से नहीं होगा। कि चीफ मिनिस्टर ने उदाहरण दे दिया कि जैसे पिक्चरों में देते हैं ना, मैं कमीनों को चुन चुन के मारूंगा, इससे काम नहीं चलने वाला। कहते हैं ना वो कि आया मैं चुन चुन के मारूंगा, बदला लूंगा, मेरी मां का बदला लूंगा, इससे काम नहीं चलने वाला। भारतीय जनता, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं शिवसेना से भी और मनसे से भी और बल्कि विपक्ष के सारे गठबंधन से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में ट्रैप होने की कोई जरूरत नहीं है। जब जब इलेक्शन आएंगे, ये इसको आदेश हो या प्रदेश हो, उसको ये अनगढ़ बातों में उलझा देंगे। आपको लगता है इस वक्त ट्रैप हो गए? मैं एक बात कहना चाहता हूं ना, राज ठाकरे जी को और उद्धव जी को ये कहना ही नहीं। कभी कभी दुश्मन को चिल्ला के नहीं मारा जाता, कभी कभी शांत रह के भी दुश्मन को पछाड़ा जा सकता है। बड़े नेता है भाई राज ठाकरे, जो बोल रहे हैं उनका एक कद है, उद्धव भाई का है, किसी का नहीं, कद सबका है। चीफ मिनिस्टर है जो देवेंद्र भाई, उनका भी कद है। अब दोनों में दिक्कत पैदा होगी। चीफ मिनिस्टर कह रहे मैं चुन चुन के मारूंगा, देखो कौन होता है क्या होगा। और जो राज ठाकरे जी ने कहा मारो, वीडियो ना बनाओ, ये ना बनाओ, ये उसे शोभा नहीं देता है। वो जिस पद के नेता हैं, मैं नहीं समझता कि उन्हें कहना चाहिए था। वो हमारे गठबंधन के हैं, लेकिन मैं फिर भी ब्लंटली कहूंगा। लेकिन बस एक बात मैं बार बार कहूंगा, विपक्ष के किसी भी नेता को इन षड्यंत्रकारी, इन ये जो बेटी जलाओ पार्टी के लोग हैं, इन पे ट्रैप नहीं होना। ये उलझाते हैं। अभी आप देख लीजिएगा, अभी हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा शुरू हो गए। ये हर साल एक ही में रोते रहते हैं। मैं कह रहा हूं 2014 में जिस बच्चे की शादी हुई और 11 साल तक वो बाप नहीं बना,
उससे पूछा किससे जाएगा सवाल? उससे तो पूछा जाएगा भाई आखिर क्या कारण है, हम दादा नहीं बन पा रहे, नाना नहीं बन पा रहे, मगर इनका क्या काम है, ये सवाल पूछते हैं। अरे ये कौन होते हैं सवाल पूछने वाले भाई? सवाल हम पूछेंगे। 11 साल से केंद्र में सरकार है, 7-8 साल से हमारे प्रदेश में सरकार है, मान लो, सवाल तो हमें पूछना है। तो मैं इस बार कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी है, ये इन्हीं चीजों में उलझाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन जनता से भी करना चाहता हूं, इनके षड्यंत्र पे ना फंसे। ये बीजेपी वाले आपको, जैसे 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो तब हम प्रजा थे या गुलाम रहे थे, नागरिक नहीं थे। ये हमारे लोगों की जो नेता थे उन्होंने सरकारें बनाई और हमें नागरिकता प्रदान कर दी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी फिर वही प्रजा और गुलामियत लाना चाहती है। ये हमारे जैसों की जो हमें आज हम नागरिक कहने में, भारत का नागरिक उसमें घमंड समझते हैं, ये उसको भी छीनना चाहती है। इससे हमें सचेत रहने की जरूरत है राजीव भाई, जिससे सचेत रहने की जरूरत है। राज शर्मा यहाँ पर बातें कह रहे हैं, लेकिन पीयूष पंत जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, अब आपको चर्चा में लाना चाहता हूँ। एक तो जो अभी राज शर्मा जी ने बात कही कि ये एक ट्रैप है जो बीजेपी ने सामने रखा है, और वो कहीं बहुत मतलब खुल के दिल के साथ बिना छुपाए हुए इस बात को स्वीकार करते हुए दिखे कि इस ट्रैप में उनके सहयोगी फंसते दिख रहे हैं, इसमें उन्हें फंसना नहीं है। लेकिन पीयूष जी, मान लीजिए कोई आदमी अपनी किसी सोच को, कोई भी आदमी, मैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को अलग रखता हूं, दोनों बड़े नेता हैं, उद्धव तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, अगर कोई आदमी अपनी किसी सोच को ना मानने पर किसी भी फला को कहता है इसके कान के नीचे ले जाके एक थप्पड़ मार दो, अगर ऐसा वो नहीं कह सकता है और ये अपराध के दायरे में आता है, तो राज कैसे कह सकते हैं? उनके तो इतने फॉलोअर हैं, इतने नेता हैं। इन दोनों चीजों को क्लब करके समझाएं। देखिए राजीव जी, राजनीति में जो है कि आपको अपने फॉलोअर्स को या किसी मुद्दे पे अगर आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है और उस पर इंजस्टिस हो रहा है, तो उस पर आपको अपने फॉलोअर्स को मोबिलाइज करने की पूरी छूट होती है। लेकिन ये कतई नहीं होता है कि आप एक हिंसक भाषा में बात करें। और मुझे लगता है कि बड़ा ताज्जुब होता है कि जो है कि जो क्या नाम उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे तो शुरू से ही जो है इस तरह की गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। और लेकिन उद्धव ठाकरे जो शरीफ माने जाते हैं और एक बैलेंस वक्तव्य देते हुए दिखाई देते रहे हैं, पिछले जब वो सरकार थी उनकी तब भी वो उस जो है कि इस सभा में जो है ये बात कह रहे हैं कि साहब अगर गुंडागर्दी करने की, अगर आपकी सुनवाई ना हो, गुंडागर्दी करने की जरूरत पड़े तो वो उसको आप करिए। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। आप आंदोलन करिए, जो कि आपको लोकतंत्र में आपका जो एक लोकतांत्रिक अधिकार है, आपको अपने मुद्दों को लाना है सामने, या सरकार से अगर आपको थोड़ा भी विषांतर है आपका, या आपको लगता है कि सरकार वो सही रास्ते पे नहीं जा रही है, तो उसकी अटेंशन लाने के लिए आप आंदोलन करिए। और अगर आंदोलन का दमन होता है तो वो फिर सरकार जो है संविधान विरोधी कही जा सकती है या प्रजातांत्रिक विरोधी कही जा सकती है। लेकिन आप अपने फॉलोअर्स को सीधे गुंडागर्दी के लिए कह दें और वहीं राज ठाकरे गुंडा के वर्कर्स जो हैं गुंडागर्दी पे उतर आए, तो मुझे लगता है कि ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और ये पहले भी इस तरह का जो है एमएनएस ने किया है, जिसके लिए वो बदनाम रही है, और राज ठाकरे बिल्कुल हाशिए पे चले गए महाराष्ट्र की राजनीति पे। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि भाजपा गलती पे गलती क्यों करती चली जा रही है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती जा रही। देखिए, फडणवीस ने एक जो है कि फिर से एक जो है जीवन घुट्टी पिला दी राज ठाकरे को भी, उद्धव ठाकरे को भी। ये बात इसमें दीगर है कि बीएमसी का चुनाव है और उनकी नज़र भी थी कि जो नॉन मराठी बोलने वाले जो हैं महाराष्ट्र में, वो वोट बैंक की तरफ, वहीं पे उसके रिएक्शन में जो है कि राज ठाकरे कूद पड़े हैं। अब जो है कि मराठी स्पीकिंग जो है वोट बैंक है वो बीएमसी में जो है उसको लामबंदी करने के लिए। तो लेकिन फडणवीस ने मुझे लगता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है कि इन दोनों बंधुओं को जो है, जो दोनों अब हाशिए में जा रहे थे, राज ठाकरे तो हाशिए में चले गए थे और भाजपा ने भी उनको अपने पाले में लाई थी और उसका इस्तेमाल कर रही थी, और धीरे धीरे उनको जो है कि एकदम पीछे ढकेलती जा रही। ये बयान भी सामने आए थे सर कि जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया।
निश्चित रूप से बाला साहब ने बहुत कोशिश करी कि दोनों भाई, दोनों कजिन जो हैं वो जो है कि एक साथ हो जाए, एक साथ होकर जो है शिवसेना के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। वो नहीं हो पाया था, लेकिन ये निश्चित रूप से फडणवीस ने कर दिया, और फडणवीस ने कर दिया जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है पूरी तरीके से। क्योंकि देखिए राजीव जी, मैं कहूंगा कि होता क्या है कि पार्टियां जो है जब वो मेन मुद्दों पे, रोजी रोटी के मुद्दे पे असफल हो जाती हैं, तो वो भाषा, धर्म और जो है कि जाति की राजनीति करने लगती हैं। यही हम देख रहे हैं लगातार जो है उत्तरी बेल्ट में, जो उत्तरी भारत है उसमें धर्म की राजनीति होती है, क्योंकि बाकी आप रोजी रोटी जो है कि मुहैया कराने में लगातार असफल होते हैं, तो उन पे आप राजनीति करने लगते हैं। हम इधर देखते हैं दूसरे राज्यों में जो है जाति पे, चाहे आप साउथ में चले जाइए तो वहां पे जाति के आधार, या आप इधर चले जाइए उत्तर प्रदेश और जो है कि बिहार में, वहां पे भी जो है कि धर्म के अलावा जाति पे आ जाती है। और महाराष्ट्र में भाषा के, तो भाषा के आधार पे जो है कि अगर आप राजनीति करेंगे तो उसमें जो है नुकसान होता है। क्योंकि देखिए अभी तक महाराष्ट्र जो है मराठी भाषा है ना, वहाँ की जो सरकारी कामकाज की भाषा भी है मराठी है, क्योंकि वो बिजनेस नगरी है। वो जो है कि हर तरह के लोग आते हैं वहाँ पे, हर स्टेट के, हर दुनिया के, हर देश के लोग आते हैं, तो वहाँ पे अंग्रेजी भी एक जो वर्किंग लैंग्वेज है, और वो सब सुचारू रूप से काम चल रहा था। अब इसमें आपने चूंकि वन नेशन वन लैंग्वेज, और जो भारतीय जनता पार्टी का चूंकि एक उत्तरी भारत में एक दबदबा है, और उसी तरह वो हिंदी को जो है कि अब वो साउथ के साथ जो है महाराष्ट्र और पूरे इस बेल्ट में जो है नॉन हिंदी बेल्ट में भी एक जो है स्थापित करना चाह रही है। आपको लगता है कि ये विवाद पैदा करना भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी गलती रही है? देखिए फिलहाल की अगर देखिए आप, तो मुझे लगता है कि गलती है, क्योंकि जो चल रहा था उसमें आप धीरे धीरे वो चीजें चल रही थी, और एक आदमी आराम से, देखिए मेन है मुद्दा कि आपको अब हो क्या रहा है। देखिए हालांकि भाजपा को इसमें एक तरीके से इनडायरेक्टली फायदा मिल सकता है, और हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहा हो फडणवीस का, क्योंकि अब ये जो राज ठाकरे की गुंडागर्दी है, उनके एमएनएस की गुंडागर्दी से, उससे पीड़ित कौन ज्यादातर हो रहा है? आप देखिए ऑटो चलाने वाले, या जो सोसाइटी के गार्ड हैं, जो अभी 2 घटनाएं आई हैं, 2-3 घटनाएं जो आई हैं, उनमें या तो सोसाइटी के गार्ड हैं जो आपके हिंदी यानी आप इसमें भी वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं विक्रम सिंह यादव जी हमारी राजनीति, दुर्भाग्य राजीव जी की हमारी राजनीति पूरी की पूरी जो है वो धर्म, जाति और भाषा के आधार पे ध्रुवीकरण की होती है, जिससे हमारे जो असली मुद्दे हैं लोगों के जो है वो खो जाते हैं। और ये बात हर बार होती है, हर चुनाव में होती है। इस बार संयोग है कि बीएमसी का भी चुनाव है, लेकिन विक्रम भाई मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रम भाई, राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस ट्रैप में नहीं फंसना है, इशारा कर रहे थे कि ट्रैप में फंस चुके हैं। क्या वाकई आप लोग ट्रैप में फंस चुके हैं और कदम आगे बढ़ा चुके हैं? लेकिन इसके साथ मुझे यह भी समझाइए, क्या महाराष्ट्र में जो हो रहा है, मैं भाषा की बात नहीं करना चाहता, भाषा सर्वोपरि है, भाषा के आधार पर राज्य बने हैं, लेकिन अगर पंजाब में कोई पंजाबी नहीं बोलेगा वहां थप्पड़ खाने लगे, उत्तराखंड में गढ़वानी ना बोले वहां थप्पड़ खाने लगे, या कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया, क्या ये चीजें एक स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाएंगी? विक्रम भाई। नहीं राजीव जी, देखिए राज शर्मा जी सही कह रहे हैं कि जो असली बात इन्होंने बोली वो आप बोल नहीं रहे हो, कि किस प्रकार से दोबारा से देश गुलामी की ओर जा रहा है, यानी कि तानाशाही की ओर जा रहा है देश, और उसी हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। आज अगर कोई पूछता है तो उसको उसके पीछे एजेंसियां लगा दी जाती हैं। दूसरा अगर कुछ भी करता है, अब ये जैसे ये जो वारदात हुई है, जो भी इसमें एक थप्पड़ या तो किसी को मारपीट, छोटी मोटी जो घटना हुई है, ये इसको देखो कितना बड़ा तूल दे दिया। आप ये नहीं देखते कि किस प्रकार से हमारे 26 जो टूरिस्ट थे पहलगांव में, वो एक टूरिस्ट पॉइंट था, वहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, और किस प्रकार से देखो बाहर से लोग आए, 6 लोग या जितने भी थे, और किस प्रकार से महिलाओं के सामने उनके पतियों को उनके कपड़े उतार के कितनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी उनकी। तो आप इन चीजों के लिए नहीं बोलते, आप एक ऐसी चीजों को आप आवाज, उन चीजों के लिए आप इधर मोड़ देते हो। आपने उस मुद्दे को ठंडा कर दिया, जबकि आप ये देखिए कि देश के अंदर इस तरीके के अगर हमले होने लगे तो ये तो युद्ध, ये 5 आदमी आएंगे हमारे 25 आदमी को मार के चले जाएंगे, ये कब से हो रहा है। लेकिन
वो 6 आदमी कहाँ चले गए, वो आज तक पकड़े नहीं गए थे। एक तरफ आप बात करते हो देश सुरक्षित हाथों में, तो ये सुरक्षा है। आप मुझे बताइए, ये सुरक्षा, इन चीजों को नहीं देखते। हमारी सेना ने जब चढ़ाई करी पाकिस्तान के ऊपर, और सेना तंग उसके ऊपर थी। आज आशीष शेलार ने कहा, यही पहलगाम का आप मुद्दा ला रहे हैं, आशीष शेलार ने कहा कि जो पहलगाम में पूछ पूछ के किया गया, वही आप भाषा के नाम पर पूछ पूछ के महाराष्ट्र में कर रहे हो। इस बयान को आपने सुना है क्या? नहीं, महाराष्ट्र के अंदर ये तो कह रहे हैं, ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इन लोगों को तो एक प्रोपेगेंडा फैलानी है। कितने लोग वहां पे हैं आज? अगर महाराष्ट्र में जाएंगे आपको कितने लोग मिलेंगे, और कितने पलायन करके आप देखो जरा कुछ ही पलायन। और कश्मीर से कितने हिंदुओं ने पलायन करा, इस चीज का आज तक किसी ने हिसाब लगाया है? एक ही दिन में 3 लाख पीड़ितों ने वहां से पलायन किया, क्या इसका किसी ने हिसाब लगाया? उसके बाद भी धीरे धीरे पलायन हो रहा है रोज, इस चीज का कोई हिसाब लगा रहा है? पूरा हमारे पास ये कि मेवात है, यहाँ पे पास हरियाणा बीजेपी की सरकार है, और यहाँ से एक रिपोर्ट आई थी तो 50 गांव तो हिंदू से खाली, हिंदू ही नहीं है वहां पे, हिंदूहीन हो गए। तो इन चीजों को कौन देख रहा है? आप इन चीजों को देखते नहीं हो। आप आपस में जो दूसरी चीज ताकि आपस में हम लोग लड़े, वो आप काम कर रहे हो। अरे आप इन चीजों को देखिए ना पहले। आप हिंदुओं की बात करते हो, आज भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो आप जो कहते हो पहले उसके ऊपर देखिए कि आप कितना वो चीज कर पा रहे हो। दूसरों के ऊपर उंगली तब उठाए आप जब आप अपने मराठी भाषा पर हम बात कर रहे हैं, तो मराठी इन्फ्लुएंसर हैं कराशी मोरे, उनको पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं महेश जी की तरफ। वो ये नहीं बोलता तुझे पता है मैं कौन हूं, मेरा बाप मनसे का उपाध्यक्ष है। एंड हाँ, तू एक काम कर, राज ठाकरे के घर जा और तेरा जो भी नुकसान हुआ है जाके वहां से लेके आ। वो खुद क्यों नहीं दे रहा था, वो खुद क्यों नहीं बात कर रहा था? पर अब देखा जाए तो MNS हो गए, वो हमेशा मराठी मानुस से उनके लिए खड़े रहते। आप भी महाराष्ट्र में, आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसलिए टारगेट किया गया, मैं एक महाराष्ट्रियन लड़की होने के बावजूद, जो हमारे मुंबई में हो रहा है, हमारी मुंबई हमारी माँ है, वो हमें ऐसे समेटती है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, यहाँ मेहनत करने के लिए आते हैं। तो मैंने उनके लिए आवाज उठाई थी कि प्लीज आप लोग उनको ना सताए। यहाँ पे लोग व्यवसाय करने के लिए आए हैं, अपना पेट भरने के लिए आए हैं, तो आप उनको व्यवसाय करने दीजिए। तो उन लोगों का ये कहना है, उन लोगों ने मुझे यहाँ तक ये भी बोला है कि तू विभीषण है, जो विभीषण ने कुछ लंका, कुछ रावण जलाया था समथिंग, तो वो लोग मुझे विभीषण बोलते हैं। और ये विभीषण की वजह से ही उनको लगता है मैं विभीषण हूं। मैं विभीषण नहीं हूं, मैं हर जाति की इज्जत। मराठी इन्फ्लुएंसर और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें ये हैं कि इस तस्वीर में गाड़ी में बैठा जो शख्स आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसके कपड़े भी उतरे हुए हैं, उसने इस अभिनेत्री की गाड़ी पर टक्कर मारी और फिर उससे कहा कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है तुम जाके राज ठाकरे के घर जाकर वो नुकसान ले लो जाकर। तस्वीरें आप देखिए वो किस स्थिति में है अपनी गाड़ी में, और ये MNS नेता का यहाँ पर बेटा है। क्या यही है वो डर जिसके बारे में हम सब इस वक्त बात कर रहे हैं? क्या यही वो डर है जो मुंबई में इस वक्त सड़कों पर है? ये शख्स अभद्र तरीके से इस वक्त बैठा है, पुलिस के साथ भी उलझ रहा है, मुंबई पुलिस के साथ उलझ रहा है, और वहां पर जो कुछ कर रहा है हम ज्यादा बयान नहीं कर सकते, लेकिन उस महिला ने इसको FIR में तब्दील करवाया, इसकी शिकायत दर्ज करवाई, और जो कुछ वो कह रहा था। मेरे साथ मेरे सारे मेहमान, खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी, नेता BJP मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या महेश जी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बयान में कोई दिक्कत नहीं है? अगर नहीं है तो जाने दीजिए, हर किसी को ये करने में कोई छूट नहीं है, लेकिन अगर है तो क्या आपकी सरकार, जहां देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा और कड़ी कार्रवाई करूंगा, क्या इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने की? और नहीं की तो मैं क्यों ना मानूं कि आप सब वक्ती तौर पर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये राजीव जी की जो गुंडई कर रहा है, या जिस गुंडे की चर्चा जो है विक्रम जी कर रहे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उसको पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। लेकिन आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपके इस चैनल से
उन अपराधियों को, उन गुंडों को विक्रम जी जिस प्रकार से खुला समर्थन दे रहे हैं, जिस प्रकार से ये उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जिस प्रकार से ये बातें कह रहे हैं कि भाई एक छोटी मोटी घटना, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के ऊपर हाथ उठा लिया, कानून हाथ में ले लिया, ये कौन सी बड़ी चीज है, ये कौन सी बड़ी बात है। और हम सारे पैनलिस्ट यहाँ बैठ के इस बात को हम सुन रहे हैं, और कोई भी आदमी इस चीज को विरोध करने के लिए तैयार नहीं है कि विक्रम जी बोल क्या रहे हैं। विक्रम जी आपके दर्शकों को बताना और जताना क्या चाह रहे हैं। विक्रम जी इशारा कर रहे हैं, एक मिनट विक्रम जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। नहीं, एक मेरी बात का मैं आ रहा हूं, आपको ही मौका दूंगा। विक्रम जी बताइए। राजीव जी देखो, मैंने क्या कहा था, उसको ये क्या बोल रहे, मैंने कहा था रे जो 26 लोग मारे गए उनके लिए तुमने क्या किया। अरे हमारी सेना जब चढ़ाई कर दी थी, सेना जब तरंग के ऊपर थी, जब सीज फायर करा दिए, तो सीज फायर करा दिए। विक्रम भाई आपने ये भी कहा था ये छोटी मोटी जो घटना है ना, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। पाकिस्तान नहीं, वैसे नहीं, हम पाकिस्तान को के लिए पहले कह चुका हूं, मैं घटना के लिए पहले कह चुका हूं कि कार्रवाई करें, मैं कार्रवाई करें, मैंने कहा पहले ही, मैंने इनको पहले ही कहा। अपने नेता ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल खड़ा किया, और दरिंदों को, जिनको हमने मौत की नींद सुलाई, उनसे जाके पूछिए जब वो थर्रा रहे थे उनके आका, और जब इस देश में जो है पागलपंती की हद से देश की सेना और फौज पे जो है सवाल खड़ा किया। अरे वो कहाँ है जिन्होंने मारा, के नाम के लिए, अरे वो 3 उग्रवादी कहाँ हैं, उन्हीं के नाम लेकर, और जिन दरिंदों के 3 उग्रवादी कहाँ है, वो लोग मर रहे हैं, पर तुम्हें चले जाओ ना, पाकिस्तान मिल जाएंगे, उन दरिंदों के लाश में से खोज लो उनको। अगर इतना ही अरे भाई हम गलत बात मत बोलो, तो चले जाओ वहां पे। यहाँ हिंदुस्तान में खाते पीते हो, हिंदुस्तान का नमक खाते हो, और हिंदुस्तान की नमक खाने के बाद राज भाई, महेश जी ऐसी कौन सी बात कह दी जहाँ हिंदुस्तान का नमक और ये बातें आ गई, ये कहाँ से कह दी। अरे नेता आपका जाके बिरयानी खाए, नेता आपका जिन्ना की मजार में फूल चढ़ाए, आप इल्जाम आप हम पे लगा रहे हैं। नेता आपका बिना कैबिनेट को इन्फॉर्म किए मेरे देश का अभिभावक पाकिस्तान की जमीन पे कैसे उतरा, वहाँ क्या क्या खाया, और बताइए ISI एजेंट पठानकोट में कैसे आए, वो उग्रवादी पाकिस्तान कैसे चले गए, कश्मीरी पंडित वहां से किसकी सरकार में भागे थे, ये कौन बताएगा, बताइए। मैंने राजीव भाई मैंने एक बात कही थी, ये जादूगर लोग हैं, ये मुद्दे को भटकाते हैं। अरे आप बताइए, आप क्या बिना कैबिनेट को इन्फॉर्म किए पाकिस्तान की जमीन पे कैसे उतरी, जिन्ना की मजार में कौन गया था, देश जानना चाहता है। क्यों गए थे, ISI हमारे पठानकोट में क्यों आई थी, बताइए। वो 3 लोग क्यों नहीं पकड़े गए, वो पाकिस्तान कैसे चले गए, बताइए। और जब मेरी सेना पराक्रम में थी, आपने सीज फायर क्यों कर दिया, बताइए। बेकार की बातें। महेश भाई एक बात याद रखना, महेश भाई आने वाले नौनियाल आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। देश की नागरिक को आप फिर गुलाम बनाना चाहते हो, फिर अपनी प्रजा बनाना चाहते हो। महेश भाई, शर्म नहीं आती है महेश भाई बोले करते हैं आप लोग। मुझे लगता है उनका संपर्क ही टूट गया है अभी। क्या बोलेंगे, अरे ये छाछ बोले तो बोले, छन्नी क्या बोलेगी। फ्रीज हो गया उनका नेटवर्क, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा, लेकिन ये भी फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन पीयूष पंत जी, ये जो कुछ भी हुआ है, मैं बार बार कहूंगा मुद्दा राजनीतिक पार्टी का है, मैं केवल मॉडरेटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, लेकिन क्या मैं कहूं यहां ठाकरे बंधु क्या केवल अपनी राजनीति मुंबई तक सीमित रखना चाहते हैं, या फिर मुंबई के बाद महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों में भी जाने की उनकी एक सोच है? क्योंकि अब तक जो दिखता है उससे ऐसा लगता है कि वो केवल उतने ही स्तर तक अपनी राजनीति को सीमित करना चाहते हैं। राजीव जी एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, उसके बाद मतलब पीयूष जी से आप जो भी प्लीज बात मत सुनिए राजीव भाई, मेहमान है दर्शकों को नहीं, उनका फ्री सुन लेने दीजिए, सुनिए। देखिए अगर आपके आज का मुद्दा ये था कि आखिर में जो ये मुद्दा उठा रहे हैं या जिस तरह से महाराष्ट्र मैं उसी मुद्दे पर वापस ला रहा हूं, इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको विक्रम जी से पूछना चाहिए कि दोपहर का सामना अखबार हिंदी में निकलता है, क्यों निकलता है? बंद करिए उसको। अगर आप इतनी अथॉरिटी रखते हैं, इतनी मोरल अथॉरिटी है आपके अंदर, बंद करो ना यार। क्या मतलब बनता है इस तरह से? यार ये क्या बोल रहे हैं राजीव जी, ये क्या बोल रहे हैं? अरे भाई सही बोल रहा हूं। हिंदी बोलने के लिए किसे, दोपहर का सामना कौन निकालता है? लाइए दोनों को टीवी स्क्रीन पर। उद्धव ठाकरे उसको चलाते हैं।
अरे पहले मैं अपनी जानकारी सही करो। दिखा देता हूँ, हिंदी के दिखा लिए देता किसने बैन हूँ। किया? अरे मैं हिंदी को दिखा बैन देता किया हूँ क्या? दोपहर का सामना। अरे वो राजीव अरे जी हिंदी को पत्रकार है, बैन पीयूष जी किया क्या पत्रकार है, पूछिए। मैं अरे गलत भाई हूँ तो मेरी और आवाज लोग तो गलत सुनाओ, नहीं हो सकते ना। मेरी आवाज तो सुनाओ। राजीव भाई, यार ये इनको ये क्या पूछो बात है? हिंदी बैन करने के लिए बात कहिए कि अपनी जानकारी सही करे पहले, तब उसके अरे बाद भाई बात बैन करें। करने का और क्या आप कर रहे हैं, और क्या कह रहे क्या हैं करा कि आप जो क्या? है अच्छा हिंदी अच्छा, को, आपने अपने मन में हिंदी मान को लिया। भाषा त्रिभाषा के तहत आप अरे हिंदी तो को पहली से 5वीं स्कूलों तक में की नहीं बात है पढ़ा फिर। सकते। तो जब अरे हिंदी में पहली से हिंदी को 5वीं लेकर तक की विरोध बात है, है पहले अपनी आपको, पहले जानकारी भी सही आपने करो। हिंदी का विरोध किया, पहले का मराठी बच्चा के नाम सामना पर पड़ता है आपने क्या? 10 आंदोलन किए। अभी तक देखिए बाला साहब ठाकरे ने भी किया ये आंदोलन, उद्धव ठाकरे ने भी किया, अच्छा, राज तो फिर ठाकरे 30 ने भी साल किया, तक साथ हिंदी क्यों के थे? नाम पर किया, हिंदी के विरोध में अरे किया, 30 हिंदी अरे मानुष 30 के साल विरोध तक में साथ किया। क्यों थे? अरे अरे साहब मैं तो 30 कह साल रहा तक हूँ कि साथ हम क्यों साथ थे, 30 लेकिन साल हम तक कभी क्यों इस साथ तरह थे? के आपके कुकृत्य और कुकर्म में कभी अब हम भागी महात्मा नहीं बन गए। रहे। अब नहीं नहीं, हम महात्मा बन आपके गए। अपराध में कभी अब शामिल महात्मा नहीं बन रहे, गए। हम आपके अपराध नहीं, में अब कभी महात्मा शामिल बन नहीं गए। रहे, आपके अच्छा, किसी अब कुकृत्य महात्मा में, बन किसी भी राजीव अपराध भाई, में। एक मैं सवाल पूछना है। अब आपको मैं आ रहा हूं, निश्चित मैं हो आ गई, रहा हूं। अब आपका पोल खुल एक गया, अब सवाल आपका पूछना है पर्दाफाश हो भाई गया, भाई ये इसलिए चीज पर्दाफाश हो आज गया। आंख से अच्छा, आंख डाल दोपहर के का सवाल सामना पूछूंगा आप इनसे। अच्छा, करते जो हैं साथ में तो थे, उसमें एतराज जब नहीं है, सत्ता चाहिए थे उसमें तो साथ मराठी में तो भाषा अच्छा का ना। कोई लेना देना अब नहीं फिर है, बेकार हो उसको गया। मराठी से कोई खैर, लेना अपने देना अपने नहीं है। तर्क हैं, अपने अपने तर्क हैं। मैं अपने सवाल को फिर से अपने टॉपिक के पास लाता हूं और पीयूष पंत जी का रुख करता हूं। पीयूष पंत जी, क्या मैं ये मानूं कि ठाकरे ब्रदर्स, ठाकरे बंधु अपनी राजनीति को महाराष्ट्र तक या मुंबई तक ही सीमित रखना चाहते हैं? क्योंकि अगर उससे आगे जाने की शिवसेना सोचती है, शिवसेना का वैसे संगठन उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी था और है भी, शिवसेना यूबीटी जो पुरानी शिवसेना जिसको मैं मान सकता हूं, लेकिन क्या आगे जाना चाहते हैं पीयूष जी? देखिए आगे जाना चाहते होंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो महाराष्ट्र की राजनीति है और उसमें खासकर जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने उनकी राजनीति को दोबारा जो है वो मराठी मानुष पे लाके पटक दिया है। आप देखिए राज ठाकरे, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि मतलब राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता सही कह रहे थे कि ये ट्रैप हो गए हैं। बिल्कुल ट्रैप हो गए हैं, बिल्कुल ट्रैप हो गए हैं। देखिए क्योंकि उद्धव ठाकरे खासकर जिस तरह से महाअघाड़ी के साथ थे वो और वो अगर वो सरकार, वो पार्टी वो हारती नहीं, वो गठबंधन हारता नहीं, तो शायद मुझे लगता है कि वो नजरिया उनका और व्यापक होता और दूसरे हिस्सों में भी देश के वो शिवसेना को जो है आगे बढ़ाने का काम होता। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत ज्यादा तगड़ा झटका लगा और अघाड़ी जो है को बड़ा बुरा हाल रहा और उद्धव ठाकरे की पार्टी लगभग जो है आप समाप्त ही हो गई, आप समझ लीजिए एक तरीके से। तो और दो फाड़ तो पहले करवा दिया गया था। तो मुझे लगता है कि अब उनके लिए ये मुद्दा बहुत था और राज ठाकरे की तो राज ठाकरे का ये था कुछ दिनों में वो गायब ही हो जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है कि मैं कहूंगा कि जो है थोड़ा सा अमृत की बूंद, अमृत काल में अमृत की बूंद न टपकाई होती उनके मुंह में, तो शायद वो कब के जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति से जो है कि वो बाहर चले गए होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ लिया कुछ वोट्स के लिए और एक मराठी जो वोट बैंक है उसके लिए, और तो वो थोड़ा वो उनका वजूद बना रहा। लेकिन इस मुद्दे ने जो है कि हिंदी को एक तीसरी भाषा के रूप में जिस तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी फडणवीस सरकार ने, उसने इनको एक मौका दिया कि वापस वो उसी मुद्दे पे आके अपने राजनीतिक वजूद को रिवाइव करें, क्योंकि संकट दोनों के लिए था अपने अपने राजनीतिक। यानी मैं ये समझ पा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि ये महाराष्ट्र के आगे ना निकले, ये महाराष्ट्र तक ही महदूद रह जाएं, सीमित रह जाएं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो यही थी कि ये महाराष्ट्र में भी खत्म हो जाए। विक्रम सिंह यादव जी, शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता, समय मेरे पास नहीं है, लेकिन दो लोगों ने इस बात को कह दिया है। पीयूष पंत जी, बीजेपी क्या कह रही है वो तो उनका वर्जन रहता ही है, और राज शर्मा ने भी इस बात का जिक्र किया कि आप लोग ट्रैप में फंस चुके हैं। राजीव जी, शिवसेना हिंदू पार्टी है, हमारी विचारधारा हिंदुत्व है। हमारा इनकी तरह खोखला हिंदुत्व की हम बात नहीं करते, हमने करके दिखाया है। और ये हिंदुओं का देश है और पार्टी पूरे देश में खड़ी होगी एक दिन। इसी तरीके से अगर पार्टी चलती हिंदुओं के पक्ष में खड़ी रही, पूरे देश में पार्टी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि लोगों का भ्रम था ना, ये जो खोखले हिंदुत्व की बात करते थे, वो लोगों का भ्रम टूट गया। किस प्रकार से जैसे हिंदू मारे जा रहे हैं, शिवसेना ही एक विकल्प है और शिवसेना ही हिंदुओं के लिए खड़ी रहेगी हमेशा।
और जिस दिन शिवसेना सेंटर में सरकार बन जाएगी उस दिन अगर हिंदुओं की तरफ कोई उंगली भी करके देख ले, फिर आप बोलना। ठीक है, फिर हम बोलेंगे, फिर हम सवाल पूछेंगे। लेकिन राज शर्मा, ये सब मुंबई में ही क्यों हो रहा है, या मुंबई में ही क्यों होता है? आपको वजह क्या लगती है? 30 सेकंड। नहीं, बस मैंने तो एक ही बात कह दी। देखो, बीजेपी से ज्यादा छोटी पार्टी, क्योंकि ये मिस कॉल देके अपने कैंडिडेट बनाते हैं, इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन राजीव भाई, मैं एक सवाल बस महेश भाई से पूछना चाहता हूं। महेश भाई बस जवाब दे देंगे, क्या ये देश 1947 में आजाद हुआ या 2014 में हुआ? ये अपनी जो उम्र है इनकी, क्या ये अपने आप भारत में पैदा होना गौरवान्वित समझते हैं या पाप? भाई इसका जवाब दे दें भाई, सारों को जवाब मिल जाए। महेश भाई 10 सेकंड। अनम्यूट कर लें, आवाज नहीं आ रही। बहुत जवाब चाहिए, वो उतना ही। जवाब क्या देंगे? इन्हें देंगे, ये फ्रीज हो गए होंगे, ये फ्रीज हो गए। इन्होंने लोगों को खूब, राजीव भाई, अच्छे प्रवक्ता फ्रीज हो जाते हैं, अच्छे प्रवक्ता इनके बीजेपी। इन्होंने हिंदुओं को खूब बेवकूफ बना दिया। अरे हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान सनातन धर्मी को हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए, मुझे लगता है ये बहस चलती रहेगी। पीयूष पंत जी और राज शर्मा, दो लोग इस चर्चा में इस बात को कहते नजर आ रहे हैं, एक कांग्रेस और एक स्वतंत्र सीनियर जर्नलिस्ट। और बीजेपी तो खैर कह ही रही है, क्या पता बीजेपी ही इस सब की निर्माण करता हो। उनका कहना है कि जो एमएनएस और शिवसेना ये एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं जो बीजेपी का रचा ट्रैप है। अब इससे बाहर कब निकलते हैं या नहीं निकलने देती है बीजेपी, ये चुनाव में शायद पता चल जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के विवादित बयान "मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ" पर तीखा हमला बोला है। दुबे ने कहा कि राज ठाकरे और शिवसेना बीएमसी चुनाव के चलते सस्ती राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने भी विवादित बयान देते हुए कह दिया कि अगर हिम्मत है तो बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु जाएं, जहां उन्हें पटक पटक कर मारेंगे। वहाँ टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम, कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। बयान सुना आपने, यानी ये बयान अभी और गर्माहट में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री